हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कैपिटल्स। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और ये सब लिंक्स हैं फॉर द यूट्यूब चैनल, फॉर माय फेसबुक पेज एंड द ट्विटर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल ऑफ दिस। अगर यूट्यूब में आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। ये वीडियो मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। इन केस अगर आपको इससे लर्निंग के बाद में भी अगर कोई लॉस होता है या कुछ भी आपको प्रॉफिट भी होता है या लॉस होता है, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़, जस्ट फॉर शेयरिंग माई नॉलेज, आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो। अगर इसके बेस पे अगर कोई कुछ कमेंट करता है तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई हैव टू गिव दिस डिस्क्लेमर सो दैट फॉर द फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज आई एम सेफ। ओके, ये सब कोर्स कंटेंट है जिसको हम वन बाय वन इसके अंदर चेक करेंगे। वन बाय वन हम इस कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग ही अपना जो वीडियो लेक्चर्स है वो प्रिपेयर किए, ठीक है। तो लेट्स सी what is a technical analysis. First of all, let's understand what is technical analysis. Technical analysis is a trading discipline employed to evaluate investment and identify trading opportunities in price trends and patterns सीन ऑन द चार्ट्स। ये सिंपली क्या चीज़ है, एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम अपने मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को स्नैप कर सकते हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मिल सकती है, नहीं मिल सकती, उसको हम पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, पूरा ट्रेडिंग जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन बेस्ड है। प्रिडिक्शन मीन्स एक्चुअली इसको प्रिडिक्शन भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ये, ठीक है। जो सिंपली प्रिडिक्ट करते हैं, आई विल कॉल देम एस्ट्रोलॉजर्स। सिंपली वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि कल मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, भाई किस बेस पे जाएगा वो नहीं बता पाते हैं। बट इफ़ समवन इज़ डूइंग सम टेक्निकल एनालिसिस, वो आपको बताएगा कि इस रीज़न से मार्केट ऊपर जाना चाहती है कि नीचे जाना चाहती है, कि रीज़न क्या है। विद रीज़न ही विल टेल वेदर ही इज़ लुकिंग फॉर द स्ट्रेंथ और द वीकनेस, ठीक है। वो वीकनेस देख रहा है कि स्ट्रेंथ देख रहा है, तो उसी हिसाब से वो अपना उस हिसाब से वो अपना जो भी एनालिसिस करता है और प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपना कोई भी ट्रेड लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है। इस टेक्निकल एनालिसिस में मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट है पास्ट हिस्ट्री। देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहती है कि ये पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी जो और प्राइस चेंज जो हुए थे किसी भी सिक्योरिटी के, वो आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जब चेक किया होगा तो मैंने पैटर्न्स सेंड किए हैं, तो आपने देखा होगा ये पैटर्न्स क्या है कि कई सिर्फ एक सिक्योरिटी में या एक स्टॉक में नहीं फॉर्म होते, वो कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट टाइप के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी फॉर्म होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट दीज ट्रेडिंग पैटर्न्स आर फॉलोड अगेन एंड अगेन। ये क्या होते हैं, ये बार बार रिपीट करते हैं और इनका इंटरप्रिटेशन भी क्या हो रहा है, सिंपल हो रहा है कि ये इंटरप्रिटेशन इसका जब इस पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा तो उसका मतलब है कि यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस हैं। तो इन्हें हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, ठीक है। तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या होती हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली टेक्निकल एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी आपको ट्रेड करना है, कभी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी आपको कोई भी ट्रेड लेना है, कभी भी वेन एवर यू वांट टू टेक एनी ट्रेड, जस्ट लुक फॉर द पास्ट ट्रेंड। उसके पिछले पास्ट ट्रेंड को आप देखिए कि पहले वो किस तरह का बिहेवियर कर चुका है, ठीक है। इफ यू विल लुक एंड ऑब्जर्व द पास्ट ट्रेंड्स, द सिमिलर बिहेवियर यू विल ऑब्जर्व इन दिस टाइम ऑल्सो। आपने पहले जैसा बिहेवियर देखा वो अभी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस मोर फोकस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि हिस्टोरिकल मूवमेंट के बेस पे होता है, मतलब पहले पास्ट में पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, खंगालते हैं कि पास्ट में कैसे मूव किया, उसी तरीके से इस बार भी मूव करेगा। लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर बेस्ड होता है। लेकिन हमें कंपनी के फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो सिंपली वो क्या करता है, वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करता है, ना कि इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है।
ठीक है। हम इसमें स्विंग ट्रेड की भी बात करेंगे। जो चलिए वन बाय वन हम आके बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हमें उसके पूरा फंडामेंटल फाइनेंशियल्स को रीड करने की और उसकी रिपोर्ट्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली कुछ इसके ऊपर एनालिसिस, अपना टेक्निकल एनालिसिस करके भी उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, चलिए अब ट्रेड लेने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास में इंडिया के अंदर कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं। दो टाइप के एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, एक है बीएसई, दूसरा है एनएसई, है ना। बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएसई, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बीएसई और एनएसई में क्या फ़र्क है एक्चुअली। जो जो बीएसई और एनएसई है, दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर हमारा काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं। बीएसई पुराना है एनएसई के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो कहाँ पर मिलता है, हमें एनएसई के अंदर देखने को मिलता है। एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी निफ्टी 50 का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 को फॉर्म करती हैं, वो बनाती हैं निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। उनके बेस पे हम बताते हैं कि ये ओवरऑल जो मार्केट की ग्रोथ है या डिक्लाइन है वो कैसे हो रही है। वो बताती क्या है, वो एक्चुअली बताती है कि ओवरऑल जो 50 स्टॉक्स जो निफ्टी के अंदर हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेड स्टॉक्स हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली बीएससी का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स के नाम से सुना होगा आपने, ठीक है। सेंसिटिव इंडेक्स को शॉर्ट में सेंसेक्स पढ़ा जाता है। संवेदी सूचकांक करके हम जब बचपन में थे तब ये सब सुना जाता था कि संवेदी सूचकांक आज 100 पॉइंट बढ़ गया, 500 पॉइंट नीचे गिर गया, तो दैट इज द संवेदी सूचकांक और द सेंसिटिव इंडेक्स, दिस इज सेंसेक्स। ओके, सेंसेक्स इज रिलेटेड टू बीएससी एंड निफ्टी इज रिलेटेड टू द एनएससी। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी देखिएगा जो सेंसेक्स चल रहा है वो अभी उसका प्राइस जो है मेरे ख्याल से अभी 50,000 अभी ऑल टाइम हाई इसने टच किया है, और निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई टच किया है, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली, ये बेसिकली है क्या जी, ये एक्सचेंजेस काम क्या करते हैं। ये एक्सचेंजेस आपको, जैसे एक्सचेंज का नाम से पता चलता है कि ये क्या लेन देन करते हैं ना। एक्सचेंज करने का मतलब ये लेन देन का काम करते हैं। मतलब क्या है, जितनी भी आपके पास में ट्रेडिंग होती है, जो भी आपने लेन देन करना है, वो सारा का सारा करवाता कौन है, वो ये एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, सभी की सभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। आप जैसे मार्केट प्लेस, ये समझ लीजिए मार्केट प्लेस है, ठीक है। टेक इट एज मार्केट प्लेस, यू गो टू सम मार्केट प्लेस टू बाई समथिंग, you will get sellers also, and you will be a buyer, है ना। Similarly in these exchanges also some sellers will be there and some buyers will be there. So this is what, this is a trading platform just like the market in हमारे बाजार जो होते हैं बाहर में सब्जी वगैरह या जो किराने के सामान, मतलब जो भी आप सामान समझते हैं, मार्केट जिसको भी समझते हैं, सिमिलरली ये भी है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे हम जो फल सब्जियाँ वगैरह खरीदते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आप वो सब चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक इसको इक्विटी फ्यूचर और इन सब के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ हमने डीमैट अकाउंट के नाम से सुना होगा, लेकिन कई लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि डीमैट क्या चीज़ है, क्यों खुलवाना चाहिए, कैसे किस लिए खुलवाना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा नहीं फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे हमने सेविंग बैंक अकाउंट तो सुना है ना। सेविंग अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने रियल मनी जो होते हैं उसको हम सेव करते हैं, वहाँ से हमारा लेन देन भी होता है, जो भी क्लियर है। लेकिन पैसे की सेविंग हम सेविंग अकाउंट में करते हैं, तो स्टॉक्स की सेविंग किस में करेंगे, शेयर्स की सेविंग किस में करेंगे, या फिर आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं या जिसकी भी सेविंग करनी है, वो सब कमोडिटीज़ है, इन सबको आप कहाँ पे रखेंगे। उन सब के लिए हमारे पास में आता है एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, डीमैट अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो इसको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। डीमैट का मतलब इसका फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमैट अकाउंट, क्लियर है।
चलिए, तो डीमैट अकाउंट किस लिए ज़रूरी है? अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स, खैर म्यूचुअल फंड्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आप कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको क्या चाहिए? डीमैट अकाउंट चाहिए। जैसे कि आपको पैसा सेव करना है, मनी सेविंग के लिए आपको सेविंग अकाउंट चाहिए, तो बैंक में जाके आप खुलवाना पड़ता है आपको। उसी तरीके से शेयर्स की बाई सेलिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मार्केट कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स के मार्केट कौन कौन से हैं, उन मार्केट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास में नाम सुना होगा आप लोगों ने कि सर फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, कैश मार्केट है। तो ये है क्या चीज़? बेसिकली कैश मार्केट जो होता है, इक्विटी जो होती है, ये सिंपली आपके मतलब डेली सेटलमेंट बेस पे ये काम करती है। कैश मार्केट जो है एक तरीके से आप उसमें पैसा पूरा पूरा दे रहे हैं। डेरिवेटिव जो है वो कैश का ही, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इससे डिराइव्ड है, कैश मार्केट से डिराइव्ड है ये। ठीक है ना? जैसे हम मैं फिजिक्स का भी टीचर हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। हमारे क्लास में क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ तो हमने पढ़ा, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी है। एक तो होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल वो होती हैं जिनको किसी से भी डिराइव नहीं किया जाता, मतलब वो अपने आप में रहती हैं, लेकिन उनसे निकल कर भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिमिलरली कैश मार्केट तो है ही अपने आप में कुछ ना कुछ, लेकिन उससे निकल कर कई सारी चीज़ें हमारे पास में, कई सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं जिसको हम कहते हैं सर ये डेरिवेटिव्स हैं। अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो हैं क्या चीज़? डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। कभी भी आप देखेंगे फ्यूचर्स सिंपली अकेला नाम नहीं रहेगा, हमेशा आपका नाम आएगा एफ एन ओ का। ठीक है, एफ एन ओ का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, एफ एंड ओ भी लिखते हैं, एफ एन ओ किसी भी तरीके से लिखें। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं क्या चीज़? ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं आपके डेरिवेटिव्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है उसको समझ लेते हैं। कैश मार्केट जो होता है, कैश मार्केट के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी का एक शेयर बाई करना चाहते हैं, बाई कर सकते हैं। लेकिन एफ एंड ओ के अंदर आपको एक शेयर नहीं बाई करना होता, आपको एक लॉट बाई करना होता है। एक लॉट में कई सारे शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके अंदर अब जैसे निफ्टी की बात करें, निफ्टी का जो निफ्टी का जो एफ एंड ओ का जो लॉट होता है, लॉट साइज़ है, ये लॉट साइज़ कितना है? ये फिलहाल 75 है। ठीक है, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज जो चल रहा है वो कितना है? वो 25। पहले ये 20 था, अब 25 कर दिया। ठीक है, अगर किसी स्टॉक प्राइस की बात करें, सपोज करो इस एस बी आई एन की बात करते हैं, तो इसके लिए 1500 शेयर्स का एक लॉट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैश मार्केट में हम एक एक शेयर उठा सकते हैं, लेकिन एफ एंड ओ को ट्रेड करने के लिए हमें लॉट्स में उठाना पड़ता है ना? लॉट्स में बाइंग या सेलिंग करनी पड़ती है। क्लियर है? अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं क्या चीज़? बेसिकली अभी ये क्या है कि सिंपली मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसके अंदर नहीं बताऊंगा कि भाई फ्यूचर कहाँ से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, ऑप्शंस क्या हैं, वो सब तो मेरे ख्याल से बहुत सारी वीडियोस में आप लोग देखेंगे भी और जान भी चुके होंगे। मेरा पूरा फोकस है कि ये वीडियो से आप कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, उसको ट्रेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली बस इतना सा मुझे इसके अंदर मेरा फोकस रहेगा। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिकली ये हेजिंग टूल होते हैं। लोग बाग इसके अंदर ट्रेडिंग समझते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं है, ये हैं हेजिंग टूल्स। ये हेजिंग टूल्स हैं, हेज करने के लिए यूज़ होते हैं। हेज का मतलब क्या होता है? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बाइंग या सेलिंग की जाती है। आपने आपके पास में कैश के अंदर कोई एक स्टॉक है, कैश के अंदर सपोज कर लो एस बी आई की हम बात कर रहे हैं, तो एस बी आई के शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेल करने के लिए अगर आपको एडवांस में सेल करना, आपके पास में ऑलरेडी पड़ा नहीं है लेकिन आपको एडवांस में उसको सेल करना है, तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है ना? दूसरे से आप क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं। अभी जो कई सारे जो जीरोधा और अपस्टॉक्स टाइप के जो पार्ट टाइम ब्रोकर्स हैं, ये सब क्या है, ये आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ये सब फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप उसको एडवांस में सेल कर सकें। बोरोइंग की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देते हैं, लेकिन आपके पास में कैश पड़ा है तो आप उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सपोज करिए आपने एस बी आई को 400 पर बाई किया,
400 के प्राइस पर बाई किया। अब आपको आप हैं तो बेसिकली बाई करने का मतलब हो गया कि आप इसके ऊपर बुलिश हैं कि ये हो सकता है वो और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको डर भी लग रहा है कि ये 400 से तो नीचे भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर नीचे आया तो सीधा सीधा आपका लॉस जाएगा ना। तो उस कंडीशन में आप या तो ऑप्शंस को बाई सेल कर सकते हैं, या फिर सिंपली फ्यूचर के अंदर लॉट साइज जो है वो बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे इसके अंदर, इस कंडीशन में क्या करेंगे उसको हम समझते हैं। आपने एसबीआई को बाई किया, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए सब क्लियर हो गया। हाँ, इस अब जल्दी से एक समझ लेते हैं कि क्या क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कैश मार्केट के अंदर एसबीआई के सपोज करिए 1500 शेयर्स बाई किए, ठीक है, किस प्राइस पर? एट द प्राइस ऑफ 400। आपने लगभग 6 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपको डर लग रहा है कि ये कहीं नीचे ना आ जाए, मार्केट वैसे ही आजकल बहुत वॉलेटाइल चल रही है, छटाक से ऊपर जाती है तो छटाक से नीचे भी आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप या तो ऑप्शंस को बाई सेल करेंगे या फिर फ्यूचर को बाई सेल कर लेंगे। आपने 1500 क्वांटिटीज़ बाई की हैं, और राइट नाउ जो वन लॉट है साइज एसबीआई का वो भी 1500 का है। तो आपने क्या किया, 1500 ये तो बाई किया, फ्यूचर को सेल कर दिया। अब जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो एग्जैक्टली 400 पर नहीं होगा, वो थोड़े से प्रीमियम के ऊपर होता है। मतलब प्रीमियम का मतलब हो सकता है 420 रुपये पे, 430 रुपये पे हो। सपोज कर लो हमने 435 रुपये ले लिया, इसके अंदर प्रीमियम है। अब ये ज़रूरी नहीं है प्रीमियम बढ़ के ही रहे, हो सकता है घट भी जाए। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर प्राइस है वो हो सकता है 390 भी आ जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक जैसा प्राइस हो। मतलब क्या है, इनके प्राइस के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस डिफरेंस को ही आप क्या करेंगे, एज ए बफर आप यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे ये ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो ये जो फ्यूचर है ये आपके लिए थोड़ा सा बफर का काम करेगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर दिक्कत क्या है कि फ्यूचर में डेली सेटलमेंट होता है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आपको अगर लॉस हुआ तो आपके अकाउंट में से उतना पैसा जो है, अकाउंट लॉस का जो पैसा है वो आपको डेली डिडक्ट करवा देंगे। इन केस अगर आपके पास में सपोज करिए कि आपके पास में लॉस के जितना लॉस हुआ उतना लॉस के बराबर का पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका फ्यूचर का लॉट जो है वो कैंसिल कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, उसको सेल कर देंगे अपना पैसा निकालने के लिए। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है फ्यूचर के अंदर। ऑप्शन में मैं बार बार फोकस करता हूँ कि ऑप्शन में आप बाई सेलिंग करिए, और बाई सेलिंग ऑप्शन में भी क्या करें, आप हेज करके करिए। काम जो भी करना है आपको हेज करके करना है। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूँ। ऑप्शन हेजिंग, ऑप्शन से हेजिंग कैसे करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली उनके लिए ये ऑप्शन से हेजिंग आप कैसे करेंगे। एसबीआई के 1500 शेयर्स आपने बाई किए 400 रुपये पर। आप क्या करेंगे, आपका ओवरऑल मोटिव है कि मैं हमेशा इसके अंदर बुलिश ही रहूँगा, है ना। एसबीआई के अंदर हमेशा आप चाहते हैं कि ऊपर ही चढ़ेगा, ये मार्केट नीचे नहीं आना आना चाहिए। लेकिन मार्केट अनसर्टेन है। आपने कहा कि ऑप्शंस का मैंने मान लीजिए कि 400 का ही कॉल जो है मैंने सेल कर दिया। कॉल 400 का कॉल जो है आपने सेल कर दिया। अब ये जो कॉल सेल किया, सपोज करिए कि ये उस टाइम पे 20 रुपीज़ चल रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 1500, ये कितना हो गया, ये 30,000 हो गया। 30,000 का प्रीमियम जो है ये आपको मिल गया एक तरीके से। क्या हुआ, ये 30,000 का प्रीमियम आपको मिल गया। प्रीमियम मिल गया मतलब क्या हो गया कि अगर आपका स्टॉक प्राइस 400 के ऊपर ही रहा, सॉरी 400 के नीचे अगर आया, तो उस कंडीशन में हर हाल के अंदर ये 30,000 रुपये आपके जेब में तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। अब जब 30,000 के नीचे ये जेब में जाएंगे आपके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आपके एक तरीके से देखो, ये 20 रुपये का जो आपने 20 रुपये प्रीमियम लिया था, वो 20 रुपये आपके लिए स्टॉक बफर का काम करेगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर ये स्टॉक का प्राइस 380 तक भी आता है
तो ये 380 तक आने पर भी आपको लॉस नहीं दे रहा है कि नहीं। आपने क्या किया देखो, आपने कैश में 1500 बाई किए और ऑप्शन में 400 का कॉल जो है 20 रुपये पर सेल कर दिया। सेल करने पर 30,000 रुपये का प्रीमियम आ गया। प्रीमियम मिलने के बाद में ये कह रहा है कि अगर इसका प्राइस 400 की जगह 380 पर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 380 पर भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किया था, प्रीमियम आपको बैलेंस कर दिया, मतलब जितना वहाँ पे लॉस हो रहा था उससे उसको उससे बैलेंस कर दिया। ठीक है। इन केस आपको लगता है कि अच्छा, इससे मैंने ये स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रेटजी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी कि आप इस तरह का काम करके मंथली एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मंथली इनकम का भी सोर्स हो गया एक तरीके से। आप तो इसके अंदर से कभी निकलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपका टाइम होराइजन तो 2 साल 3 साल 5 साल का है ना। तो जनरली आप इसके अंदर किसी भी कीमत पे आप निकलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, आप सबसे अच्छा हर महीने क्या कर सकते हैं, हर महीने एक कॉल को सेल कर सकते हैं। तो कॉल को सेल करने से बाई कर आपका जो भी जो प्रीमियम मिलेगा वो प्रीमियम आपकी जेब में जाने वाला है, वो प्रीमियम जेब में जाएगा, ये आपके लिए मंथली इनकम का काम करेगा। ठीक है, आपने भले ही 400 पे लिया हुआ है, 400 पे लिया हुआ है, ऊपर गया तो क्या होगा, जो 400 की कॉल थी इसका प्राइस भी 20 रुपये से ऊपर जाएगा। लेकिन कॉल के अंदर एक चीज़ है कि ये ऊपर जाने पर जितना प्राइस कैश में बढ़ता है उतना ही प्राइस इसके अंदर नहीं बढ़ता है ना। मान लीजिए ये 400 से 420 रुपये हो गया, 420 रुपये, 20 रुपये का डिफरेंस है ना। तो ये जो 400 की कॉल है ये सिर्फ 10 रुपये की ही इंक्रीमेंट मिलेगा इसके अंदर। हो सकता है 20 रुपये से 30 रुपये मिल जाए, और इसमें भी टाइम वैल्यू अगर घटेगी मंथ के एंड तक जाते जाते हो सकता है ये 10 रुपये ना रहे, हो सकता है 8 ही रुपये रह जाए इन केस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन का प्राइस। तो ये क्या कह रहा है, 400 से 420 रुपये गया, 20 रुपये आपका प्रॉफिट आया, और यहाँ पर लॉस हो गया 20 रुपये से ये 10 रुपये बढ़ गया, मान लीजिए ये 30 रुपये हो गया, तो यानी कि यहाँ पे माइनस का 10 रुपया लॉस हो गया। तो नेट आपका प्रॉफिट तब भी कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये पर शेयर, 1500 शेयर आपने बाई किए थे, 15,000 का नेट प्रॉफिट अभी भी आपके पास में। ठीक है, तो ये तो ऊपर जाने के लिए हो गया। इन केस अगर आपका नीचे आया तो नीचे के लिए आपने जितना प्रीमियम पे बाई किया था, सेल किया था, ये प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज, इतना प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 400 की कॉल को अगर ये पार नहीं करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्कलेस एक्सपायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप इस तरीके से जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें 5-6 लाख का, 7 लाख का, किसी एक कंपनी में एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उसके साथ साथ में एक ऑप्शन जो है वो सेल करते रहिए। सेल करने से क्या होगा कि आपका एक तो डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, साथ ही साथ मंथली इनकम भी आने लग जाएगी, 20,000 30,000 कुछ ना कुछ मंथली इनकम आएगी। अगर ये नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो एक एग्जांपल के तौर पे पूरा अच्छे तरीके से लाइव मार्केट के अंदर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, समझा दूंगा उसको। चलिए, ये फ्यूचर समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया, इक्विटी कैश समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप के ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट में प्रेजेंट हैं। ये ज़रूरी है खुद को डिफाइन करना कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं, ये आपको खुद को डिफाइन करना ज़रूरी है। हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, हर कोई इन्वेस्टर नहीं बन सकता, और ट्रेडर भी अलग अलग टाइप के हैं। कोई इंट्राडे ट्रेडर होता है, कोई स्विंग ट्रेडर होता है, कोई स्कैल्पर होता है। ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तो आपके नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप डिफाइन करें खुद को कि किस टाइप के आप ट्रेडर हैं। तो सबसे पहला ट्रेडर आता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे का मतलब जो सुबह 9:15 से स्टार्ट होकर शाम को 3:30 के बीच में ही ट्रेड लेता है, इसी के बीच में सारी की सारी पोजीशन ओपन करके क्लोज भी कर देता है। ठीक है, इसकी पोजीशन ओपनिंग और क्लोजिंग किसके बीच में होती है, एक ही डे सेम डे हो जाती है। 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे ख़त्म होती है, इसी बीच में ख़त्म हो जाती है। जनरली जो अपस्टॉक्स वगैरह और जो जीरोधा के प्लेटफॉर्म्स हैं वो 3:15 का इंतजार नहीं करते, वो 3:15 बजे ही जो इंट्राडे पोजीशंस हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, या तो खुद कर दीजिए नहीं तो वो कर दीजिए। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर जो होता है इनके लिए टाइम फ्रेम क्या है, इनका जो टाइम फ्रेम है देखने का, टाइम फ्रेम का मतलब कि ये चार्ट्स वगैरह अगर एनालाइज करते हैं तो कौन से चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, ये जनरली 5 मिनट, 15 मिनट
और 30 मिनट का जो चार्ट है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर का चार्ट जो है इसको एनालाइज करते हैं, यानी कि 5 मिनट से लेकर 1 आवर तक का जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, उसके चार्ट को ये एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे अपना ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स क्या है? अब स्विंग क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज करिए कोई स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक का प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक हाई बनाता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रुकता है, फिर दूसरा हाई बनाता है, फिर रुकता है, फिर, तो इस तरीके से ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये इस ट्रेड के लिए ये इसका एक स्विंग हो गया। नीचे से जब रुक कर वापस आया तो ये दूसरा स्विंग हो गया। यहाँ से चलते चलते फिर ये यहाँ तक आया तो ये तीसरा स्विंग हो गया। तो ये सब जो स्विंग्स के बीच में ट्रेड करते हैं उनको कहते हैं ये सर स्विंग ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अब ये जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ये इंट्राडे नहीं करते, करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन इंट्राडे इनका मोटिव नहीं रहता। इनका जो मोटिव रहता है ये 5 दिन 7 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर इनका मोटिव रहता है कि मुझे पैसा अपना कमा लेना है। मतलब 5 दिन से लेकर समझ लीजिए 5 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर इनकी रेंज रहती है। कुछ कुछ जो हैं वो सब 2 महीने तक भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या मोटिव रहता है कि 5 से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट मुझे दे दे, ठीक है। तो इनका टाइम फ्रेम क्या हो गया, इनका जो ट्रेडिंग टाइम होता है वो 7 days to 1 month के अराउंड होता है। और इनका जो एनालिसिस करने का टाइम फ्रेम होता है, ये टाइम फ्रेम कितना होता है, ये 1 आवर के चार्ट्स मिनिमम स्टडी करते हैं। 1 आवर के चार्ट से लेकर 3 या 4 आवर का चार्ट देखेंगे और डेली चार्ट देखते हैं, ठीक है। 1 आवर, 4 आवर और डेली चार्ट देखते हैं। और हाँ, वीकली चार्ट भी कभी कभी देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो उस केस में आपके पास में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप 5-6 दिन 10 दिन बैठ सकें, आराम से 1 महीना तक बैठ सकें, अगर आपको अपनी ट्रेड पर भरोसा है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको डिफाइन करना, खुद को डिफाइन करना ज़रूरी है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं कि स्विंग ट्रेडर हैं कि क्या है। नेक्स्ट आते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स समझिए ये मतलब बहुत ही छोटे छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं। मतलब ये 1 मिनट के चार्ट से लेकर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही काम करते हैं। इनका भी टाइमिंग जो है वो 9:15 से 3:30 या 3:15 के बीच में रहता है। टाइम लिमिट इनकी भी सेम है, इंट्राडे के अंदर ही काम करते हैं ये भी। लेकिन इनकी जो खास बात है कि जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, मतलब बल्क क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। बल्क जैसे एसबीआई का हमने 1500 शेयर का एक लॉट लिया, कोई कहता है कि 1500 शेयर, तो वो 1500 नहीं खरीदेंगे, वो 15,000 खरीदेंगे, 20-25 हज़ार खरीदेंगे, 40,000 खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि 40,000 आपने शेयर्स लिए हैं, अगर वो 10 पैसे का भी मूवमेंट देता है वो 4,000 रुपये आपकी जेब में जाएंगे। तो ये क्या है, ये सिंपली छोटी छोटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट जो है इनका बुक करते हैं। इनके इसके इस टाइप के जो रिस्क है, इसके अंदर जो ट्रेड होती है इसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन अगर मार्केट टूटा तो इनका जो पैसा है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इनका टाइम फ्रेम कितना हो गया, 1 मिनट टू 3 मिनट का। टाइम लिमिट कितनी है, 9:15 टू 3:15 तक का इनका भी टाइम लिमिट है, या फिर 3:30 तक, ठीक है। ये बहुत ही बल्क क्वांटिटी के अंदर, बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। सबसे कम पैसा आपको किसके अंदर चाहिए, इंट्राडे के अंदर, जो इस ट्रेड में लेते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा किस में चाहिए आपको, स्विंग ट्रेड के अंदर और स्कैल्पिंग के अंदर। स्कैल्पिंग के अंदर क्यों, क्योंकि वहाँ पे अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रोकर कितना पैसा मतलब ट्रेड करने के लिए देता है, कितना मार्जिन देता है। और लास्ट में आते हैं हमारे पास में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इनका टाइम होराइजन मोर देन 1 ईयर होता है। 1 साल से ज़्यादा कोई भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। 1 साल से ऊपर 5 साल, 3 साल, 10 साल, ठीक है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट का होराइजन रखा हुआ है उसके बेस पे। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे डेली डेली टाइम फ्रेम खोल के नहीं बैठते। ये क्या करते हैं, ये ओवरऑल सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, 200 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज जो है अपने चार्ट के ऊपर लगा लीजिए। अगर ये 200 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज आपको ऊपर की ओर चढ़ता दिख रहा है और जो आपका प्राइस है वो
200 पीरियड के ऊपर है ना, क्लोजिंग प्राइस है ये 200 पीरियड के SMA से ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ये 200 पीरियड के SMA को नीचे क्रॉस करके आता है तो उस टाइम पे हमको सावधान हो जाना चाहिए कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमें अपना जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर है कि आप अगर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको कैसे देखना है चार्ट को, क्या कौन सा चार्ट देखना है। आप वो चार्ट देखेंगे जिसके अंदर 200 पीरियड का SMA ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई दे। कई कई चार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 200 पीरियड का SMA नीचे की ओर डिक्लाइंड होता है। कभी भी इस टाइप के चार्ट्स के अंदर, इस टाइप के जो सिक्योरिटीज़ है उनके अंदर आप ट्रेड मत करिएगा, इन्वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आपको इसके अंदर ज़्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं इनका टाइम होराइजन कितना होता है मैंने बता दिया, मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा ही रहता है। और ये जो चार्ट एनालाइज करते हैं, टाइम फ्रेम क्या रहेगा इनके लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 डे 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम जो है वो एनालाइज करते हैं। 1 डे भी देखते हैं, 1 वीक देते हैं और 1 मंथ के टाइम फ्रेम जो है उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 टाइप के ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट के अंदर पाए जाते हैं। आपको डिफाइन करना है कि आप इनमें से किस टाइप के ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं, स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, किस टाइप के हैं वो आपको डिफाइन करना है। और डिफाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी ट्रेडिंग उसी के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर बेस होगी कि आप स्कैल्प करते हैं कि स्विंग करते हैं कि इंट्राडे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ट्स कितने टाइप के हम मार्केट में या अपने अपने एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल टाइप का चार्ट होता है ये लाइन चार्ट, सबसे सिंपल होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये बेसिकली जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो देख के यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई ट्रेडर जो है वो जनरली इसका यूज़ नहीं करता। ट्रेडर किसका यूज़ करता है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यूज़ करता है। ये कैंडल स्टिक का मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली जैपनीज टेक्निक है जो जापान के अंदर जो चावल के जो खरीद फरोख्त होती थी तो उस टाइम पे ये टेक्निक को इन्होंने यूज़ किया। उनका क्या कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना सा समझ लेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न नाम से हमारे हर किसी के चार्ट जो ब्रोकर होता है वो चार्ट इस टाइप का प्रोवाइड कराता है। तो हमें ट्रेडिंग जो लेनी है वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखकर और इनके प्राइस एक्शन को देखकर ही लेनी है। नेक्स्ट आता है दिस वन इज़ बार चार्ट। ये भी पहले कभी बहुत यूज़फुल हुआ करता था लेकिन आजकल इसका जो जगह है वो कैंडल स्टिक ने ले लिया। देखिए कैंडल स्टिक के अंदर होता क्या है, कैंडल स्टिक के अंदर इस टाइप की एक कैंडल होती है, इसका ये सपोज कर लीजिए ये रेड कैंडल अगर है, रेड कैंडल है अगर, तो इसका मतलब ये ओपन जो हुआ इस पॉइंट पर हुआ, यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस था। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये इसको बोलते हैं शेडो या विक, इसको हम क्या बोलते हैं, शेडो या विक, विक बोलते हैं या फिर शेडो बोलते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर तक जाएगा तो हम कहेंगे ये सर ये इसका हाई प्राइस है, ये इसका हाई प्राइस है। फिर ये एक सबसे लो पॉइंट तक आएगा, इसका जो सबसे लोएस्ट विक जहाँ तक जाएगा उसको हम कहेंगे सर ये इसका लो है। और जहाँ पर ये बंद होता है ये इस पॉइंट पर आके बंद होगा तो हम कहेंगे सर ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको OHLC ओपन हाई लो क्लोज का डेटा ये प्रोवाइड करती है एक कैंडल स्टिक। तो समझिए एक कैंडल के अंदर हमें 4 टाइप के प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए कैंडल स्टिक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन लाइन चार्ट के अंदर क्या सिर्फ क्लोजिंग चार्ट मिलता है, क्लोजिंग टाइम पे ही हमको ये देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ये तो हमने रेड कैंडल के लिए बनाया। सपोज करें अब अगर हमारे पास में कोई ग्रीन कैंडल बन रही हो तो ग्रीन कैंडल के लिए क्या होता है, ओपन नीचे हो जाता है, क्लोज ऊपर हो जाता है, ये इसका लो हो जाएगा और ये इसका हाई हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन हो जाएगी उस कंडीशन में, समझ गए आप। रेड के अंदर ओपन हाई ऊपर है, हाई सॉरी ओपन हाई ऊपर रहता है, क्लोज लो नीचे रहता है। ग्रीन कैंडल के अंदर ओपन नीचे रहेगा और क्लोज ऊपर हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ये लाइन चार्ट है। दिस वन इज हैकेनेशी। ये हैकेनेशी जो ट्रेडिंग चार्ट है ये भी एक तरीके से अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम इसको आप मान सकते हैं। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट स्टडी होती है, उसको हम
आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो हैकेनेशी का बेसिकली प्रिंसिपल ये क्या करती है, ये प्रीवियस कैंडल का जो एवरेज है उस एवरेज प्राइस से स्टार्ट करता है, नेक्स्ट प्राइस को कैलकुलेट करता है कि अगला प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस कहाँ होना चाहिए। देखिए हमेशा ये ओपन और क्लोज के बीच में जो इसका एवरेज प्राइस है उसके हमेशा बीच में ही ये स्टार्ट होती है। देखिए इनके बीच में हमेशा स्टार्ट होती है, अगली कैंडल जो होगी हमेशा बीच में से स्टार्ट होगी, जबकि कैंडल स्टिक के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि कहाँ बीच में से स्टार्ट होनी है। तो ये बेसिकली हैकेनेशी का जो चार्ट होता है ये डिफाइन करता है आपको कि एक तरीके से ये जो मार्केट के अंदर नॉइज़ है, नॉइज़ का मतलब हो गया कि जो ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मार्केट की एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पता चल पा रही, तो ये प्रॉपर डायरेक्शन कौन बताएगा, ये आपको हैकेनेशी के चार्ट से ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर जो प्राइस होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा चेंज प्राइस देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट आप इसको यूज़ नहीं करना, हैकेनेशी का चार्ट लगा के डायरेक्ट ट्रेडिंग उसके बेस पे मत कर देना, आपको थोड़े से और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है पॉइंट एंड फिगर्स, ये भी एक टाइप का चार्ट है, इसकी भी अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। और लास्ट में आता है माउंटेन चार्ट, सिमिलर टू द लाइन चार्ट, ये सिमिलर है लाइन चार्ट के। नेक्स्ट आता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स में फर्स्ट टाइप है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज मारूबोजू। मारूबोजू का मतलब हिंदी मीनिंग होता है गंजा आदमी, ठीक है, जो बाल्ड पर्सन होता है ना उसको हम कहते हैं मारूबोजू। जापानीज में, जापानीज बताया था, जापानीज कैंडलस्टिक हैं, तो ये नाम भी सब इनके जापानीज हैं, सिमिलर है। तो मारूबोजू क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, बाल्ड, बाल्ड यानी गंजा, ऊपर कुछ नहीं है नीचे कुछ नहीं, ठीक है। अब जो जैपनीज मारूबोजू जो बनती है, मारूबोजू में ये जो कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल, उसका ओपन और लो दोनों बराबर होता है और क्लोज और हाई दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बुलिश मारूबोजू। ये दूसरे ओपन और हाई, सॉरी ऊपर गलत कर दिया, ओपन और लो अगर इसका बराबर होगा, ये ओपन और हाई, हाई बराबर होगा और क्लोज और लो बराबर होगा, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगी बियरिश मारूबोजू, ठीक है। तो मारूबोजू कैंडल जो है ये आपके बुलिशनेस या बियरिशनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि भाई मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो हम कहेंगे कि इतने ज़्यादा बायर्स हैं, एग्रेसिव बायर्स हैं कि उन्होंने मार्केट के प्राइस को नीचे आने ही नहीं दिया, ये ऊपर ही ऊपर चलाते गए चलाते गए चलाते गए। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जनरली ये बहुत कम देखने को मिलती है, बुलिश कैंडल जो है बहुत कम देखने को मिलेगी मारूबोजू की। और अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बेल्ट होल्ड। ये जो बेल्ट होल्ड है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि सपोज करिए आपका जो मार्केट है इस टाइप से ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, और एक इस टाइप की कैंडल आपकी फॉर्म हो गई, टॉप के ऊपर जाके इस टाइप की कैंडल फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रेडिंग बेल्ट थी ये ऊपर की ऊपर चढ़ती जा रही थी, मतलब ये कह रहा है कि भाई ट्रेडिंग ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही है, मार्केट ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहा है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस थी। लेकिन अचानक से ओपन हाई बना, ओपन इक्वस टू हाई बना, और वहाँ से मार्केट नीचे आते आते जब बंद हुई वो भी लो के पास में बंद हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अचानक से इतना ज़्यादा बियरिश सिग्नल पैदा हो गया कि मार्केट ने अब नीचे की तरफ डायरेक्शन जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये शो क्या करता है, ये शो करता है कि भाई मार्केट ऊपर तो गई थी लेकिन अब इसका टॉप बन चुका है या पॉसिबल टॉप आ चुका है, अब यहाँ से हो सकता है कि ये रिवर्स डायरेक्शन कर ले, डायरेक्शन अपनी चेंज कर ले, हो सकता है नीचे जाए, हो सकता है कॉन्सोलिडेट करे, ठीक है। सिमिलरली ये जो बियरिश, इसको हम बोलते हैं बियरिश, बियरिश बेल्ट होल्ड, ठीक है। अगर सपोज करिए हमारे पास में इस टाइप से मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आते आते नीचे में जाके एक ओपन इक्वस टू लो करके और इस टाइप की एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं बुलिश बेल्ट होल्ड। इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि भाई मार्केट बहुत वीकनेस शो कर रहा था, मार्केट का प्राइस नीचे नीचे टूटता जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। हो सकता है कि अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ
चला जाए, हो सकता है, मैंने कहा पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर श्योरिटी नहीं होती। श्योरिटी के लिए, कंफर्मेशन के लिए हमें दूसरी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हैमर। हैमर की जो कैंडल होती है ये बेसिकली आपके अप ट्रेंड में, ये देखिए ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये लो डाउन ट्रेंड जो होगा वो डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलेगी। मान लीजिए ऊपर से नीचे 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 आता गया और आने के बाद में यहाँ पर एक इस टाइप की कैंडल बन गई। ये जो कैंडल है इसका ध्यान देंगे तो इसकी जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी विक के कंपैरिजन में या शैडो के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो ये कहते हैं कि सर बॉडी टू द, ये क्या कहता है, बॉडी टू विक का जो रेशियो होता है, बॉडी टू विक का जो रेशियो होता है ये कम से कम 1:2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो विक है ये लगभग 2 गुनी या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए जितनी इसकी बॉडी बन रही है। तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद में अगर इस टाइप की कैंडल देखने को मिलती है तो ये रिवर्सल को शो करती है, इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। कई बार आपको अप ट्रेंड में भी इस टाइप की कैंडल मिल सकती है। इस टाइप से अप ट्रेंड में जा रहा है, जाते जाते ऊपर में एक टी टाइप की इस टाइप की कैंडल देखने को मिल गई। तो यहाँ पे क्या है, ये शो करता है कि भाई ऊपर जा रही थी, अब हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये थोड़ा सा नीचे आए या कंसोलिडेट करे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है कि अब यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, अब जो भी चीज़ चल रही थी वो चीज़ खत्म होने वाली है या खत्म होने के आसार हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड हैमर। ये हमने कहा था डाउन ट्रेंड में आता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड में मिलता है। इस टाइप से मार्केट ऊपर ऊपर चलता जा रहा था और वहाँ पर ऊपर जाके ये इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला। तो उस कंडीशन में क्या है, ये कहेगा कि अब इसके बाद में मार्केट जो है डाउन जा सकता है। ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी, ये जो डोजी है, डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होती हैं जो कि इनडिसीजन को शो करती हैं। डोजी बनती कैसी है, डोजी इस टाइप का प्लस का साइन बनाते हुए बनती है। चलिए डोजी के ऊपर हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। इसके बारे में हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ग्रेव स्टोन डोजी क्या होती हैं, ये इस टाइप का उल्टा अपोजिट इन्वर्टेड टी जो होता है, इन्वर्टेड टी की शेप में हमें देखने को मिलती है। ये जनरली मार्केट का जो टॉप बनता है उस टॉप के ऊपर आ जाती है, और जब ये इस टाइप की कैंडल स्टिक देखने को मिले तो समझ जाइए कि यहाँ पे टॉप बन चुका है। हो सकता है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्सल हो जाए। दूसरा होता है इसी का जस्ट अपोजिट होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जस्ट अपोजिट ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ मिलेगी, अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे डाउन ट्रेंड में मिलेगी, है ना। अब कोई कह देगा सर ये देखो ये हैमर और ये जो ग्रेविस्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये दोनों तो सिमिलर हैं, और ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये इस ग्रेविस्टोन डोजी के सिमिलर है, तो दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में ये एक जैसे नहीं होते। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि इनकी कुछ ना कुछ बॉडी होती है ना, इनके अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी बॉडी होती है और लॉन्ग वीक होता है। लेकिन आइडियली जो डोजी होती है ना, डोजी का ओपन और जो क्लोज प्राइस होता है वो लगभग बराबर होना चाहिए, या तो आइडियली बराबर हो जाए, नहीं बराबर है तो लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होना चाहिए, तो वो बन जाती है डोजी। डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, याद रखना इस चीज़ को, आपके मार्केट रिवर्सल को शो कर सकती है। चलिए वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू जो कैंडल है वो बहुत ही बियरिश या बुलिश स्ट्रेंथ को शो करती है। ठीक है, मारुबोजू एज ए कैंडल स्टिक विद नो अपर और लोअर शेडो, इसके अंदर कोई अपर शेडो नहीं होती, कोई लोअर शेडो नहीं होती। ऑब्वियसली जब ओपन इक्वस टू हाई रहेगा और लो इक्वस टू क्लोज बियरिश के अंदर, या फिर ओपन इक्वस टू लो रहेगा और क्लोज इक्वस टू हाई रहेगा बुलिश के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसकी कोई शेडो होगी ही नहीं। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, ये बुलिश मारुबोजू बनी थी, ओपन लो बराबर है, क्लोज हाई बराबर है, और ये बियरिश बन रही है, इसके अंदर ओपन हाई बराबर है और क्लोजिंग और लो प्राइस बराबर है। तो उस कंडीशन में कहता है कि ये सिग्नल मारुबोजू का होता है। मारुबोजू के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी रियल बॉडी होती है, मतलब इसके अंदर देखो विक नाम की कोई चीज़ नहीं है, शेडो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियल बॉडी है, रियल बॉडी। ठीक है, इसके अंदर एक खास बात ट्रेडिंग के लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको कहीं मारुबोजू देखने को मिले तो डायरेक्ट इसके ऊपर अगले स्टेप के अंदर आप तुरंत बाई करने मत लग जाना। बाई करने के लिए कंफर्मेशन क्या चाहिए, अगर बुलिश मारुबोजू बन रही है तो आप कहेंगे कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना
इससे थोड़ा सा ऊपर अगर जाएगा, मार्केट का प्राइस इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तभी मैं बाई करूँगा। बियरिश कैंडल बनेगी तो कह रहा है कि इसके जो क्लोजिंग लो प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है, इससे थोड़ा सा नीचे आने के बाद में मैं ट्रेड करूँगा। चलिए चार्ट पर देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए मारूबोजू कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये मारूबोजू है एकदम, इसका लगभग लगभग ओपन लो बराबर है, क्लोजिंग हाई बराबर है। उसके बाद में देखिए कैसे ये मार्केट को ऊपर की ओर खींचता हुआ ले गया। दूसरी कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली, इसके बाद में भी ये देखो कैसे ये मार्केट को ऊपर की तरफ खींचता हुआ ले गया। ठीक है, ये बुलिशनेस को शो करता है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री, तुरंत एंट्री नहीं ले लेनी है कि जैसी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई तुरंत एंट्री ले लीजिए, नहीं, तुरंत एंट्री आप नहीं लेंगे। आपको क्या करना है, आप इससे थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए आपने 5 पैसे 20 पैसे 10 पैसे मतलब 0.05% के अबाउट बफर लगा लीजिए कि इतना प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके बाद में मैं एंट्री लूँगा। अब इसके ऊपर में अगर जाने लग जाए तो आपने यहाँ पे इसका मतलब मार्केट के अंदर प्राइस एंट्री ले ली। स्टॉप प्राइस कहाँ लगेंगे, स्टॉप लॉस आप इसका लगाएंगे इसके लो पर, इसका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस तरीके से मारूबोजू का आप ट्रेड करेंगे। ये तो बियरिश बुलिश मारूबोजू है। बियरिश के अंदर हम देख लेते हैं, बियरिश मारूबोजू यहाँ पे कहाँ दिख रही है, देखो ये दिख रही है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो छोटी सी, ये देखिए छोटी सी क्या है, विक है। तो मार्केट के अंदर हमें एग्जैक्ट पैटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, मिल भी सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि भाई ये बुलिश है कि बेयरिश है कि कैसी है। ठीक है ना, मारूबोजू कैंडल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गौर से देखेंगे तो ये जो इसकी विक है वो ना के बराबर है, बहुत ही छोटी सी है, और यहाँ पे ओपन हाई बराबर है, लो और क्लोज लगभग बराबर है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि सर ये मारूबोजू कैंडल है। उसके बाद में देखिए मारूबोजू बनने के बाद में कैसे ये प्राइस डिक्लाइन हुआ। दूसरी चीज़ मैंने बताया था, अगर बियरिश मारूबोजू बनेगी तो उस बियरिश मारूबोजू के लो के नीचे हमें सेल करना है। लो के नीचे सेल किया तो यहाँ से यहाँ तक का हमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं बियरिश मारूबोजू का। कहाँ पर है, ये देखो ये रहा बियरिश मारूबोजू, उसके लो पर हमने सेल करें। देखो कई बार क्या होता है, यहाँ से रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो इसको हमें नहीं देखना, इस टाइप की ट्रेड को नहीं लेना। जब तक ये प्राइस नीचे ना ट्रेड करे हमें उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर है। यहाँ पर भी एक देखिए वही जो चीज़ मैं बता रहा था, ये देखो ये बुलिश मारूबोजू है, बुलिश मारूबोजू, लेकिन इसके हाई पर अगर किसी ने ट्रेड ना किया होता और इसके नेक्स्ट कैंडल में तुरंत इसने एंट्री ले ली होती तो उसके बाद में देखो प्राइस कैसे डिक्लाइन हुआ। इसी चीज़ से बचने के लिए हमने क्या कहा कि इसके हाई प्राइस को क्लोज करके आगे बढ़ना चाहिए, और स्टॉक का कुछ बफर रखिए कि 5 पैसा 20 पैसा 30 पैसा स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर ही, हाई के ऊपर में जाके खरीदेंगे, तभी जाके आप इसके अंदर ट्रेड एंट्री लेंगे। अदरवाइज चांसेस हैं कि इस तरीके से आपको ट्रैप किया जाए। तो कई बार इसके अंदर मारूबोजू कैंडल जो होती है उसके अंदर ट्रैपिंग भी हो जाती है इसी तरीके से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेल्ट होल्ड कैंडल हमने देखी थी। बेल्ट होल्ड कैंडल क्या चीज़ है, बुलिश भी बनती है बियरिश भी बनती है। ये कहता है कि एक ऐसी सिंगल स्टिक कैंडल है जो कि पॉसिबल रिवर्सल को शो करती है। ये देखो पॉसिबल रिवर्सल को शो करती है, जो पहले का डाउन ट्रेंड चल रहा था या अप ट्रेंड चल रहा था उससे रिवर्स हो सकती है। ठीक है। बुलिश या बेयरिश बेल्ट स्टॉक जो होते हैं होल्ड्स पोटेंसी इज एनहेंस्ड इफ इट फॉर्म्स नियर द सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ये कह रहा है कि अगर आपको कहीं पर भी बुलिश या बेयरिश बेल्ट होल्ड कैंडल मिले, लेकिन वो कहाँ पर मिले, नियर द सपोर्ट और नियर द रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी की रहेगी, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। जैसे सपोज करिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, नीचे में एक बुलिश कैंडल, इस टाइप बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल बनी, तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल मिला, सपोज करिए यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट था, बहुत ही पुराना सपोर्ट था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से आप बाई कर लेंगे। ठीक है, बाई करेंगे, यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगी। बाई करने के बाद में आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन में देख सकते हैं। सिमिलरली सपोज करिए अप ट्रेंड चल रहा था और वहाँ पर आपको एक बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल मिलेगी, तो हम कहेंगे कि इसके जैसे ही ये लो क्लोज होगा या जो इसका क्लोजिंग प्राइस इसको क्रॉस करेगा उसके बाद में हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। क्लियर है, ये क्लियरली रिवर्सल को इंडिकेट करती है।
देख लेते हैं चार्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए क्या है, ये बियरिश बेल्ट होल्ड है। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी विक दिख रही है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तो क्या चल रहा था, ये देखो अप ट्रेंड चल रहा था, ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड आते 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 इस पॉइंट पर आकर ये क्या हुई, रुक गई। यहाँ पर इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर इसकी जो ऊपर की विक है ये ज़्यादा बड़ी है, इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटी कैंडल है। तो हम कहेंगे कि सर ये हमारे लिए आइडियल बियरिश बेल्ट है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया। ये एक्सिस बैंक का वन डे का चार्ट था। तो देखो ये लगभग लगभग 780 के आसपास में इसने बनाया था, बेल्ट होल्ड बनाया। और बेल्ट होल्ड बनाने के बाद में ये देखो कम से कम 730 के लेवल तक चला गया। तो 50 पॉइंट का इसने गैप डाउन दे दिया, गैप सॉरी 50 पाउंड पॉइंट का इसने डाउन मूवमेंट दे दिया। बियरिश बेल्ट होल्ड के एक और एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखो एक्सिस बैंक का 2 आवर्स का चार्ट था। ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और वहाँ से तुरंत ये क्या हुआ, जैसे ही आपको ये बियरिश बेल्ट होल्ड दिखी ये नीचे आने लग गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर भी आप सिंपली ये बियरिश बेल्ट होल्ड बनते ही ट्रेड नहीं लेंगे। आप बियरिश बेल्ट होल्ड बनने के बाद में उसका लो क्लोज करने का इंतजार करेंगे। लो के नीचे आप अपनी ट्रेड की एंट्री लेंगे, या बुलिश है तो उसके हाई के ऊपर ट्रेड की एंट्री लेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर ये निफ्टी का एक्सिस बैंक का चार्ट है। देखिए ये बहुत ही शार्प डाउनफॉल आया था, लेकिन उसके बाद में ये देखो ये वाली जो कैंडल है, आपको क्या पता दिख रही है नहीं दिख रही, ये वाली जो कैंडल है ये बेसिकली इसकी जो लोअर विक है वो बहुत छोटी है और अपर विक थोड़ी बड़ी बनी, लेकिन उसके बाद में इसने क्या दिया, एक तरीके से बुलिश मोमेंटम दिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इसने इसके जो डाउनफॉल था उसको रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउनफॉल रुक गया है। यहाँ पर बियर्स की ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, बुल्स आ गए हैं, ये बायर्स आ गए हैं जो कि इसके मार्केट को ऊपर उठाकर ले जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद में देखो कहाँ तक गया, ये काफ़ी ऊपर चढ़ता गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल है हैमर। हैमर क्या होती है, हथौड़े के जैसी दिखती है। अभी हमने दिखाया था इस टाइप का, हथौड़े के अंदर कुछ ना कुछ दमखम होना चाहिए। इसका जो हैंडल होता है ये लंबा होता है, और ऊपर में सर फोड़ने के लिए किसी का कुछ ना कुछ वेट रहना चाहिए। डोजी की तरह ये सिंपली एकदम पतला सा नहीं हो सकता है ना। डोजी में भी कैंडल या विक जो होती है, शेडो या विक जो होती है वो तो डाउन बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। लेकिन हैमर के लिए बॉडी छोटी नहीं होती, कंपेरेटिवली थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, सो हैमर्स हैव ए स्मॉल रियल बॉडी एंड लॉन्ग लोअर शेडो। दूसरी चीज़, हैमर्स जो हैं ये प्राइस प्राइस डिक्लाइन के बाद में या फिर जो कंप्लीट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद में देखने को मिलता है जनरली। अब हैमर कैंडल स्टिक शोज सेलर्स केम इनटू द मार्केट। ये बताता क्या है कि भाई सेलर्स आए थे मार्केट को तोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म हुआ या जो प्राइस कैंडल जो है ये ख़त्म हुई, वैसे वैसे बायर्स भी आए और इन्होंने ऊपर जाकर कैंडल को बंद कर दिया। तो यानी कि इन्होंने बताया कि बायर्स भी आ चुके हैं, प्रेजेंस दिखा रहा है बायर्स की भी। द क्लोज कैन बी अबव और बिलो द ओपन, ऑल दो द क्लोज शुड बी नियर द ओपन इन ऑर्डर टू फॉर्म द रियल बॉडी। ये क्या कह रहा है कि अगर इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है या तो ये इसके ओपन या तो इसके ओपन के प्राइस के बराबर होनी चाहिए या उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे होनी चाहिए। अब ये जो हैमर कैंडल है ये रेड कैंडल भी हो सकती है और ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर से कोई मतलब नहीं है किस कलर की कैंडल बनी है। हमें सिर्फ फोकस करना है लॉन्ग विक और कंपेरेटिवली शॉर्टर बॉडी। ठीक है, दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अब ये जो लोअर शेडो बनती है वो लगभग 2 गुना बननी चाहिए। ये देखो ये 2 गुना बननी चाहिए इसकी अपर बॉडी के कंपैरिजन में। हैमर कैंडल स्टिक इंडिकेट ए पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल। ये पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल को डिनोट करती है। ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एक बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल रहा था तो उसके बाद में ये चीज़ देखने को कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है। देखें कहाँ पर है, यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद में ये बहुत छोटी सी बॉडी है और कितना लंबा इसका विक है। ये बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल आप कह सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर भी क्या चीज़ है, आप ट्रेड इसके अंदर अभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर आपने ट्रेड लिया तो ये देखो ये ऊपर नीचे इसके हाई प्राइस को बहुत ईजीली तोड़ नहीं पा रहा है। तोड़ पा रहा है क्या,
ये इजीली तोड़ नहीं पा रहा, ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि सर ये अच्छी कैंडल अभी अच्छा रिवर्सल इसके अंदर नहीं देखने को मिला। लेकिन जो ये दूसरी कैंडल फॉर्म हुई है, ये देखो ये वाली, ये भी हैमर कैंडल है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ जाना चालू किया। तो एक तरीके से डाउन मूवमेंट को या तो इसने होल्ड कर दिया या फिर इसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसी तरीके का इन्वर्टेड हैमर बनता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। देखो ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में आने के बाद में सबसे टॉप के ऊपर ये इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर आने के बाद में देखो कैसे मार्केट को इसने ब्रेक कर दिया, कंप्लीट डायरेक्शन इसकी जो है वो चेंज कर दी। डोजी क्या होती है डोजी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है, मैंने बताया था। इस टाइप की डोजी फॉर्म होती है, मतलब ऊपर की विक मिलेगी, लोअर विक मिलेगी, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी बहुत ही स्मॉल बॉडी होगी, बहुत ही स्मॉल बॉडी मिलेगी देखने को। ठीक है भाई, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो अपने और बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो उसके ऊपर भी फोकस मत करिए। ठीक है, चलिए। डोजी क्या है एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर ओपन और क्लोज लगभग लगभग बराबर हो। ओपन और क्लोज आइडियली तो इसको बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइडियली ओपन और क्लोज दोनों को बराबर होना चाहिए, तो वो एक डोजी फॉर्म बनती है, एक डोजी कैंडल बनती है। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है कि ओपन और क्लोज लगभग बराबर होते हैं, एक्चुअल एग्जैक्ट बराबर नहीं होते लेकिन लगभग बराबर होते हैं। तो ये क्या बताती है, इनडिसीजन को बताती है कि भाई अभी यहाँ पर कोई मार्केट वालों ने डिसाइड नहीं किया है कि ऊपर को जाना है कि नीचे को जाना है। ठीक है, ये इनडिसीजन को शो करती है कि मार्केट अभी बता नहीं पा रहा है कि ये अप ट्रेंड में जाना चाहता है कि डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये इनडिसीजन की कैंडल है। लेकिन कभी भी डोजी आपको देखने को मिले तो आप मार्क कर लीजिए इसका हाई और इसका लो। अगर प्राइस मूवमेंट उसके हाई के ऊपर गया बाई कर लीजिएगा, प्राइस मूवमेंट इसके लो के नीचे गया सेल कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। आप इसका जब सेल करेंगे तो इसके हाई को स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, अगर इसको बाई कर रहे हैं तो इसके लो को स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर है, ये बहुत ही मतलब डोजी आप कहीं पर भी फाइंड आउट करेंगे, आप आपको बहुत ही डाउन ट्रेंड में अगर डोजी मिल रही है तो बहुत ही अच्छा खासा पॉसिबल रिवर्सल आप वहाँ से देखने को मिल सकता है, और अगर अप ट्रेंड में मिल रही है तो भी आपको डाउन ट्रेंड का पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली तीन टाइप की होती हैं, ग्रेव स्टोन, लॉन्ग लेग्ड एंड ड्रैगन फ्लाई। देखते हैं वन बाई वन डोजी कहाँ कहाँ है। ये देखो कितना अच्छा अपसाइड मूवमेंट था, और यहाँ पर टॉप के ऊपर एक छोटी सी डोजी बनी है, देखो ये है छोटी सी डोजी, ये डोजी है। तो ये डोजी आने के बाद में देखो कैसे गया मार्केट, एकदम डाउनफॉल हुआ, बहुत ही स्टीप डाउनफॉल हुआ। क्लियर है, इसी के अंदर एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी कैसी बनती है, ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, जो कब्र का पत्थर रखा होता है वो इसी टाइप का रखा होता है ना, गोल ऐसे चौकोर सा पत्थर है, नीचे कब्र लेटी हुई है, इसके ऊपर में ऐसे पत्थर रख देते हैं, तो इस टाइप का ये क्या बन गया, ये ग्रेव स्टोन डोजी बन गई। अब ये जो ग्रेव स्टोन डोजी है ये भी रिवर्सल को शो करती है, देखेंगे इसको भी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे अपकमिंग लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे स्लाइड्स में। ग्रेव स्टोन डोजी क्या कहती है, बेयरिश पैटर्न बताती है। ठीक है, ये बताती है कि पॉसिबल रिवर्सल अब यहाँ से आ सकता है, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है वो पैदा हो सकता है। ग्रेवस्टोन पैटर्न कैन बी यूज्ड एज ए साइन टू टेक प्रॉफिट्स ऑन ए बुलिश पोजीशन और एंटर ए बियर ट्रेड। अभी इसने क्या कहा कि भाई अगर बुलिश चल रहा था, आपने ऑलरेडी पहले से मतलब लो पे बाई किया हुआ है, तो ये कह रहा है कि ये अगर ग्रे स्टोन डोजी बन गई तो वहाँ पे अपना एग्जिट कर लीजिए, एक सिग्नल दे दिया उसने कि आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अपोजिट ऑफ ए ग्रेव स्टोन उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। पहले भी बताया था, अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर इसके बताया था कि ग्रेव स्टोन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई। ग्रेव स्टोन इस टाइप की बनेगी, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, ओपन और क्लोज जो है इसका बॉडी जो बहुत छोटी है, लेकिन इसका विक जो है कंपैरेटिवली लार्जर होता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन क्लोज लगभग लगभग बराबर होंगे या एग्जैक्ट बराबर होंगे। क्लियर है, देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो है ये ग्रेव स्टोन डोजी बनी है, मार्केट अप साइड जा रहा था, अप साइड जा रहा था, और ऊपर में जाके यहाँ पे ग्रेव स्टोन बनी और उसके बाद में मार्केट रिवर्सल हो गया। तो अगर किसी ने लो पे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे किसी ने बाई किया हुआ था और उसको प्रॉफिट बुक करना है, तो ये पॉसिबल सिग्नल दे रहा है कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, अब हो सकता है कि और ऊपर ना जाए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है
ये प्राइस राइज के बाद में या प्राइस डिक्लाइन के बाद में कहीं पर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जस्ट अपोजिट होती है ग्रेवस्टोन का। इसका भी ओपन हाई और क्लोजिंग प्राइस लगभग लगभग बराबर होते हैं। आइडियली इसको टी शेप का देखना पड़ेगा। इसको कैसा दिखना चाहिए? इसको टी शेप का दिखना चाहिए, जैसे छोटी सी बॉडी और लॉन्ग कैंडल, ये हो गई इसकी टी शेप। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ए ड्रैगन फ्लाई डोजी आफ्टर ए प्राइस एडवांस, वांस ऑफ ए पोटेंशियल प्राइस डिक्लाइन, कह रहा है कि अब इसके बाद में प्राइस डिक्लाइन हो सकता है। ए मूव लोअर ऑन द नेक्स्ट कैंडल प्रोवाइड्स द कंफर्मेशन, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, अगली कैंडल का वेट करिए, अगर वो उसके नीचे बनती है तो हमारा कंफर्मेशन मिल गया, हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी आफ्टर ए प्राइस डिक्लाइन वांस द प्राइस में राइज, और डिक्लिनेशन चल रहा था तो उस टाइम पे अगर ड्रैगन फ्लाई बनता तो कह रहा है कि अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ऊपर जा सकता है। इफ़ द नेक्स्ट कैंडल राइजेज, पहले वाले से ऊपर बनती है अगली कैंडल, तो हमारा कंफर्मेशन वहाँ पर भी मिल गया। तो सिंपली ड्रैगन फ्लाई के ऊपर हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसके ऊपर वेट करेंगे कि अगली कैंडल कैसी बन रही है। जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, अप साइड जा रहा था जा रहा था जा रहा था, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बना, लेकिन इस ड्रैगन फ्लाई के ऊपर बना, ऊपर ओपनिंग हुई तो हम कहेंगे अभी और ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, ये वाले कैंडल जो है, इस कैंडल के अंदर क्या है, ये वाला, ये क्या है, ये भी ड्रैगन फ्लाई है, टी शेप का बन रहा है, लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद में टी शेप की कैंडल बनी है, तो उसके बाद में ये डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इस तरीके से हम ड्रैगन फ्लाई को आइडेंटिफाई करेंगे। और कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, सबसे डाउन ट्रेंड में जाके बना था, तो ये देखो डाउन ट्रेंड में ये बनी ड्रैगन फ्लाई, तो इसके बाद में पॉसिबल रिवर्सल ऊपर की तरफ गया मार्केट। क्लियर है। अब जल्दी जल्दी वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। मारू वोजू पढ़े थे, टकली टकला कैंडल, बुलिश भी होती है बेरिश भी होती है। बेल्ट होल्ड कैंडल, कोई भी रैली को होल्ड करने के लिए बेल्ट होल्ड कैंडल का यूज होता है। तो ये बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल का मतलब अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा डाउन साइड में, बुलिश कैंडल बनने का मतलब मार्केट रिवर्स हो गया अप साइड में। नेक्स्ट आती है हैमर। हैमर भी हमने बताया कि अगर ऊपर की तरफ बनी है तो रिवर्सल को शो करेगा, जनरली ये डाउन ट्रेंड में बनती है नीचे की तरफ। इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड में बनता है ऊपर की तरफ। ग्रेव स्टोन डोजी भी ऊपर की तरफ बनती है, जो कि पॉसिबल रिवर्सल को शो करती है, बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलती है। और ड्रैगन फ्लाई ग्रेव स्टोन का अपोजिट है, जो कि डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इन केस अगर कुछ भी आपका कमेंट है, आप क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर मैसेज करिए या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आपको ये कैसा कैसा लगा ये सेशन, इसी के बेस पे मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा। इसके अंदर हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है उन सब के बारे में भी स्टडी करेंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी दीजिएगा, और जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसको शेयर करिए। ठीक है। और हमारा फेसबुक पे ऊपर पेज है फ्यूचर कैपिटल्स के नाम से, प्लीज़ लाइक दैट पेज ऑल्सो। ओके, टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।